हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। चलिए तो आज हम अपने चैप्टर के नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं। पिछली क्लासेस तक हम लोगों ने क्या किया था? पिछली क्लासेस तक हम लोगों ने वेस्पर थियरी कंप्लीट कर ली थी, यानी अब आपको वेस्पर थियरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जितने भी पोस्टुलेट्स वेस्पर थियरी से बन रहे थे वो मैंने आपको बता दिए थे। आज हम अपने इस चैप्टर के अगले कंटेंट पे बढ़ते हैं, जहां पर आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करने वाले हैं। यानी आज हम बात करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। आपको बता दें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके कई सारे क्वेश्चन 11th में भी हैं और 12th के एग्जाम में भी हैं। तो इस बिहाफ से भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो और इसके बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तो इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान से देखा जाए तो इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो क्या आप लोगों ने कभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इंटर का मतलब क्या हो गया? बीच में, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल और बॉन्डिंग का मतलब बॉन्ड। दो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जो बॉन्ड लगता है, उसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। अब अगर वो जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड हो रहा है उसमें हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड बनना शुरू हो जाए तो फिर हम उसी बॉन्ड को बोल देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो समझिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा? व्हेन इंटरमॉलिक्यूलर, या ऐसे बोलिए, इंटरमॉलिक्यूलर मत ही बोलिए, आप बोलिए व्हेन attractive force occurs between hydrogen atom of one molecule and fluorine, oxygen or nitrogen of an other molecule called हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्चुअली बेटा जो बॉन्डिंग है आपको मैं समझाता हूं। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास ये एक मॉलिक्यूल है AB और ऐसे ये दूसरा मॉलिक्यूल भी है AB, तो A की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और B की ज़्यादा है तो B इलेक्ट्रॉन को खींचेगा स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, मतलब ये प्लस में और ये माइनस में। तो अब क्या होगा ये बताओ, ये प्लस वाला इस माइनस वाले के साथ कुछ अट्रैक्ट होगा, तो जब अट्रैक्ट होगा तो इनके बीच में कुछ बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली इस बॉन्ड का नाम है वांडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी ये जो बॉन्ड दो मॉलिक्यूल के बीच में लगते हैं उन्हें हम वांडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन समझने की बात क्या है कि अगर यहीं पर ये रहेगा, यही अगर यहां पर एक फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से कोई एक हो जाए और ए जो है अगर वो हाइड्रोजन हो जाता है तो उसी को अब यहां पे मैं लिख देता हूं, नाउ इफ A is equal to hydrogen and B equal to nitrogen, oxygen और फ्लोरीन, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन में से कोई एक हो जाए B और A कौन है? हाइड्रोजन, देन the van der Waal
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड व्हाट? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आपको बात समझ में आई क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो अगर हम क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, अगर एक मॉलिक्यूल कोई ऐसा हो जिसमें हाइड्रोजन अवेलेबल है और दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन, क्यों हम इन्हीं की बात कर रहे हैं? क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और कोई दूसरा नहीं होता। तो जब ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं तो इसीलिए हम इन्हीं को लेते हैं, क्योंकि तभी बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होती है। याद रखिए, जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जितने भी वान डेर वाल्स फोर्स हैं, वो सबसे हाईएस्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी जब बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल के बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो जब सबसे ज्यादा हो जाती है तो हम उसे नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल के बीच में मैक्सिमम एफर्ट जब लगता है तब हम उसे नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको बात समझ में आई? हमने फिर से एक बात बताया कि जब किसी एक पार्ट पे हाइड्रोजन एटम हो और दूसरे पार्ट पे फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन में से कोई एक हो, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन खुद को कैसा कर लेंगे? नेगेटिवली चार्ज कर लेंगे और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और इनके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इसी को बोल देते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब तो बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर ये लिख गया। अब ये मान लिया हमने ए बी है और ये दूसरा ए बी है, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड लगता है उसे हम बोलते हैं वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब अगर मान लेते हैं एक कंपोनेंट ए है, ए की जगह हमने किसको ले लें? हाइड्रोजन को, और बी की जगह इनमें से कोई एक ले ले, तो यही वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में बदल जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकर्स बिटवीन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन विथ द हाइड्रोजन एटम। क्लियर है? अब ये दो टाइप का होता है, तो यानी हम टाइप की बात करेंगे, लेकिन पहले हम समझते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या क्या फैक्टर्स होता है और कैसे किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, देखिए तो ये टाइप बता देते हैं आपको। टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर और दूसरे को बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर। अब आपको नाम से क्या लग रहा है? इंटर मतलब यहां पर कहना चाह रहा है, इंटर कहने का मतलब है बिटवीन टू मॉलिक्यूल, बिटवीन टू मॉलिक्यूल। तो जब दो मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा तो उसे बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर। और जब ये क्या करेगा? बिटवीन, विदिन मॉलिक्यूल, यानी अगर एक ही मॉलिक्यूल में आपस में ही बनने लगे तो हम उसे बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब समझिएगा, जब ये लगता है तो ऐसे केस में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। कब? जब इंटरमॉलिक्यूलर लगता है। और जब ये लगता है तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं। यानी जब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट घटने लगता है। अभी समझाऊंगा क्यों। और जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने लगता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, उसके बाद जब ये बनता है तो विस्कोसिटी जो होती है, विस्कोसिटी जो होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पर जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी जो होती है वो क्या होती है? डिक्रीज कर जाती है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में विस्कोसिटी भी डिक्रीज कर जाती है। इनमें विस्कोसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती है। ठीक है,
तो अब समझते हैं कि एक्चुअली ये क्या है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम समझिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हम बात करने वाले हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर की बात करें तो सबसे पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं H2O। H2O अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ H2O का बोलो तो ये है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो अब अगर यहां पर कहें तो हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, ये तो एक वाटर का एक मॉलिक्यूल हुआ ना, अब ऐसे ही वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा, तो दूसरा मॉलिक्यूल होगा तो मतलब हम मान लेते हैं कि जो वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है ये तो एक मॉलिक्यूल हो गया। अब यहां पर चूंकि ऑक्सीजन होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में हमको बॉन्डिंग दिखानी है, ठीक है। किसके बीच में दिखानी है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में दिखानी है। तो हम ये एक H मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, एक H को ये कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम ऐसा फिर कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव आएगा, स्लाइटली पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्डिंग बन जाएगी। अगर इसी को अब हम सिस्टमैटिक वे से दिखाना चाहें तो आप ऐसे दिखाया करिए, एक हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फिर हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फिर हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब यहां पर इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव, यहां पर स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव। इज इट क्लियर? अब एक्चुअली अगर बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड की तो 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को। 3 डॉट का मतलब 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट। अगर ऐसे 3 डॉट बनाए तो ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए यूज किया जाता है। और अगर मैं ऐसे डॉट 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 लगा दूं तो ये वांडर वाल के लिए भी यूज कर सकते हो और हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए भी, दोनों के लिए ये कॉमन है, लेकिन ये स्पेसिफिक है ओनली एंड ओनली फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड। इट्स नॉट अप्लाई ऑन द वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये ठीक है। अच्छा, अब यहां पर भी अगर हम ऐसे कह देते हैं, मान लेते हैं, तो ये हमारा कौन सा बॉन्ड हो गया बेटा? ये हो गया H बॉन्ड। H बॉन्ड को हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिप्लाई कर देता हूं, हाइड्रोजन बॉन्ड की 2 टाइप वैरायटी होती है। एक को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक को बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हम बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में तो याद रखा बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स होता है, और जब हम बात करेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो विद इन अ मॉलिक्यूल होता है। एक ही मॉलिक्यूल के बीच में जब बॉन्ड लगता है तो हम उसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, और जब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में इसी बॉन्ड को लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं 2 अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, इंटर बोलेंगे, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा, इंट्रा बोलेंगे। तो इंटर और इंट्रा ये क्लियर हो गया। तो यहां देखिए, तो अगर मैं कहूं कि 2 मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा तो 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे को टाइटली होल्ड कर लेंगे, पकड़ लेंगे। जब 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे को टाइटली होल्ड कर लेंगे तो ऐसे केस में इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इनकी विस्कोसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अरे विस्कोसिटी क्या होती है? जब 2 लिक्विड के लेयर फ्लो करते हैं, मतलब जब लिक्विड फ्लो करता है, लिक्विड को बहते हुए सबने देखा ना, लिक्विड के फ्लो होते टाइम उनके लेयर के बीच में, ये एक लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है, तो इनके पार्टिकल एक दूसरे पे क्या लगाते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। मतलब आप पानी को बहते हुए देखें, पानी कैसे बहता है? ऐसा थोड़ी ना कि नीचे का लेयर एकदम फ्लोट होते हुए चलता चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये नीचे का लेयर है, ये है, इसके ऊपर एक लेयर स्लिप करके जाएगी, तब ये दूसरी लेयर फिर जाएगी, ऐसे लेयर बाय लेयर फ्लो होता है। तो जब लेयर बाय लेयर फ्लो होता है तो इन 2 लेयरों के बीच में अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगने लगे, 2 लेयरों के बीच में अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगने लगेगा तो आप कहोगे, जब 2 लेयरों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगेगा तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे? आप कहोगे कि उनके बीच की विस्कस फोर्स यानी विस्कोसिटी ज्यादा हो गई, विस्कस फोर्स ज्यादा हो गया है। तो याद करिए, अगर 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ेंगे तो ये वाला इस वाले के साथ बॉन्डिंग अच्छा करेगा, तो अगर बॉन्ड अच्छा बनेगा तो इसे चलने में दिक्कत होगी, यानी फ्लो करने में प्रॉब्लम आएगी, तो तेजी से फ्लो नहीं कर पाएगा, यानी विस्कोसिटी जो होती है, विस्कस फोर्स बढ़ेगा तो उनके फ्लो होने की एबिलिटी घट जाएगी, ठीक है, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी।
अब ऐसे ही बॉन्डिंग खुद ही से कर लेगा, दूसरे मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं है, तो बगल वाला अपना जा रहा है, ये अपना जा रहा है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, विस्कोसिटी घट जाएगी और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा, क्योंकि कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, उसको नहीं पकड़ेगा, तो थोड़ी सी एनर्जी देने पर ही मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। यहां बात समझो, यहां बात यूनिटी की है, यहां पर बात यूनिटी की है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के लिए तैयार है, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के तैयार हैं, तो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के तैयार है, यानी अगर यूनिटी है तो उन्हें वेपर फेज में बदलने के लिए, उन्हें ले जाने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम अपने में ऐसे बने हैं, बगल वाला अपने में ऐसे बना है, सब अपने अपने से रिलेशन रख रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, जब सब अपने अपने से रिलेशन रखेंगे तो वहां पर हमको एनर्जी जो है वो कम लगानी पड़ेगी, यानी कम एनर्जी में ही काम हो जाएगा। लेकिन अगर यूनिटी होगी तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो यहां के केस में यूनिटी होती इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और यहां यूनिटी नहीं होती इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। समझ में आ गई बात? अब देखिए, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, तो अब ये मॉलिक्यूल इधर से भी पकड़ के रखा है, इधर भी। अब मुझे वेपर फेज में भेजना है, मैं इसको एनर्जी दे रहा हूं, एनर्जी मतलब हीट एनर्जी दे रहा हूं, हीट दे रहा हूं, तो जब हीट दूंगा तो एनर्जी मिलेगी, तो अब ये वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट का मतलब अब ये भागना चाहेगा, तो जब भागना चाहेगा तो अब बगल से ये पकड़ के रखेंगे, जितना तेजी से पकड़ के रखेंगे उसे भगाने के लिए हमें उतनी ज्यादा एनर्जी देनी होगी। सपोज करो अगर ये दोनों रोक नहीं रहे होते इसको, तो इसको भगाने में हमको बहुत कम एनर्जी देनी होती, यानी ये मॉलिक्यूल इजीली चेंज हो जाता। आप बेसिक बताओ, बेसिक फंडा जानते हो ना कि कोई भी लिक्विड, सॉलिड और गैस में डिफरेंस क्या होता है। लिक्विड के केस में, सॉलिड के केस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, बहुत ज्यादा पास होते हैं, लेकिन लिक्विड के केस में वो थोड़े थोड़े से दूर होते हैं, और गैस के केस में गैस पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो अगर यानी ये लिक्विड स्टेट में है तो ये पार्टिकल पास है, पार्टिकल पास है मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर क्या लगा रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, इसी वजह से वो पास आ रहे हैं। तो यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से है। अब जबकि यहीं पे आपको इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं यही क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन पूछा जाता है वाई H2O और H2S, ध्यान दो, H2O और H2S दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं। H2O ग्रुप 16 का ऑक्सीजन है, ग्रुप 16 का सल्फर है, दोनों एक ही ग्रुप के हाइड्राइड हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। लेकिन H2S गैस फेज में एग्जिस्ट करता है। ये कैसा होता है? गैस होता है। और ये कैसा होता है? ये लिक्विड होता है। ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाई H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस while both are belong with the same group। तो आपका रीजन होगा ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ऐसा होता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो ये भी H2O भी गैस में होता। और सोचो हमारा क्या होता अगर पानी हमारा वेपर फेज में पाया जाता, अगर हमारा वाटर वेपर फेज में पाया जाता तो हम लोग क्या ड्रिंक करते, यानी हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या हो जाती। वो तो अच्छी बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड का शुक्र अदा करिए, शुक्र करिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हम लोग के पास पानी पीने के लिए अवेलेबल है। अगर वही नहीं होता तो H2S की तरह H2O भी वेपर फेज में एग्जिस्ट करता। ठीक है, तो अर्थ पे भी हम लोग नहीं सर्वाइव कर पाते। बाय द वे, तो ये बॉन्डिंग समझ में आई आपको। हाइड्रोजन बॉन्ड को केवल 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आप ऐसे ऐसे लाइन छोटे छोटे खींच डालिए जितनी मन के उतनी, और अगर डॉट से इंडिकेट करते हैं तो सिर्फ 3 डॉट से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये H2O के पहला एग्जांपल है। और इंटर वो है, कौन सा है? इंटर है। क्यों? क्योंकि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है। पहला एग्जांपल समझ में आया। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। H2O की जगह आप दूसरा, तो इसको कॉपी कर लीजिए क्योंकि अब मैं इसको इरेज करने वाला हूं। ठीक है, कॉपी करिए। उम्मीद है कॉपी हो गया होगा। देखिए अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल का। H2O के बाद जैसे मान लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग ले लेते हैं अमोनिया, यानी NH3 की बात कर लेते हैं। अब अगर मैं NH3 की बात करूं तो NH3 में नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो ये 3 हाइड्रोजन एटम। फिर ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल ले लो HNHH, फिर तीसरा ले लो HNHH। इस तरीके से ये अमोनिया मॉलिक्यूल हो गए। अब आप बताओ कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव और इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेम ऐसे यहाँ पर भी स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव और यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव।
एज इट इज स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव। अब क्या होगा, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली यहां माइनस और यहां प्लस के बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा, इंटर या इंट्रा? बिल्कुल इंटर, क्योंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है, इसलिए बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ रही बात? ऐसे आप HF में ले सकते हो, तो ये HF का केस H F, फिर यहां पर H F, फिर H F, फिर यहां पर H F, ऐसे बनता है। तो अब यहां पर बताओ, फ्लोरीन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव। अब क्या होगा बेटा, यहां से प्लस और माइनस के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड, माइनस प्लस के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड, माइनस प्लस के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरीके से इसका भी नाम पड़ जाएगा कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये HF में बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर कोई कहता है ये आपके पास सपोज दैट फिनॉल है, OH, ये फिनॉल है। अब फिनॉल के बीच में भी क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ऐसा अगर कोई कहता है तो आप कहेंगे बिल्कुल फिनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस हैं। कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस होंगे, तो आपको बता दूं मैं स्ट्रक्चर। तो ये देखो, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, मान लो इसके साथ नीचे ये लगा हुआ है कौन, बेंजीन रिंग, और उसके बाद इधर लग गया हाइड्रोजन, फिर ऐसे एक अगला मॉलिक्यूल HO, फिर बेंजीन रिंग। तो अब देखो यहाँ पर ये स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। तो इस माइनस और इस प्लस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम फिर से बोल देंगे कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, क्या बोल देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। आई बात समझ में, कोई कंफ्यूजन? यहाँ तो हमको इसमें मिल गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन के तैयार हो गया उसे हमने इनका नाम दे दिया हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? देखिए अब हम अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट वन पे। तो ये तो हमने कुछ एग्जांपल्स आपको बताए जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। अभी हम क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड के और भी कुछ केसेस बनते हैं। कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं इससे रिलेटेड आपको, ताकि इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आपको हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जामिनेशन में पूछा कैसे जाएगा। तो या एक नंबर में या तो डेफिनेशन पूछी जाएगी व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर एक नंबर में डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है तो आपसे डेफिनेशन डायरेक्टली बता देंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो या तो आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी। सेकंड केस ये बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड कि आपसे ये पूछा जाए कि कोई क्वेश्चन रिलेटेड पूछा जाए। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, वाई sugar are dissolved in water while sugar is covalent compound का मतलब है कि नॉन पोलर है, कोवेलेंट कंपाउंड, एंड वाटर इज पोलर सॉल्वेंट। यहां पे कहना ये चाह रहे हैं कि शुगर क्या है, शुगर नॉन पोलर है और जबकि वाटर क्या है, पोलर। तो अभी पिछले हमने पढ़ लिया है कि लाइक डिसॉल्व, लाइक का कॉन्सेप्ट चलता है, मतलब जैसा कंपोनेंट होगा वो उसी टाइप की वैरायटी में डिसॉल्व हो जाएगा। अगर पोलर है तो पोलर में सॉल्युबल होगा और नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा, यानी जैसा होगा वो वैसे में ही डिसॉल्व होगा। पोलर है तो पोलर में और नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर ऐसा है तो फिर शुगर यानी चीनी पानी के अंदर क्यों घुल जाती है, जबकि चीनी आपका नॉन पोलर की कैटेगरी में आता है और जो पानी है वो पोलर वैरायटी में आता है। तो एक पोलर है और एक नॉन पोलर है, तो फिर ये दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व क्यों हो जाते हैं, ये हमारा
सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? देखो होता क्या है कि जब आप चीनी को पानी के अंदर डालते हो तो पानी चीनी मतलब सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, इसे बोलते हैं सुगर, यानी ये सुक्रोज का फॉर्मूला चीनी का फॉर्मूला है। तो अब बताओ इसमें कौन है? C12H22O11, इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अवेलेबल हैं। कौन कौन अवेलेबल है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें पाया जा रहा है। अब उसके बाद अगर पानी की बात करें तो वहां पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इन दोनों के बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। किसके किसके? शुगर के और वाटर के बीच में। और इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो चीनी होती है वो पानी में डिसॉल्व हो जाती है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता तो हम शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं कर पाते। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीनी के अंदर पानी क्यों डिसॉल्व हो जाता है? तो आप कहेंगे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन शुगर मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इतना समझ में आता है। चलिए अब ऐसे ही और भी क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, why H2O is liquid but H2S is gas, तो आपका वहां पे रीजन हो जाएगा क्यों? ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। H2O हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है जिसकी वजह से उसके पार्टिकल एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो वो गैस से कहां बदल जाता है? लिक्विड में। जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, वहां पर वीक वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिससे उसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं और वो गैसियस स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर आपके पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि व्हाई अमोनिया आर सॉल्युबल इन ऑल प्रोपोर्शन इन वाटर, मतलब अगर पानी के अंदर अमोनिया को डिसॉल्व किया जाए तो वो हर रेशियो में क्यों सॉल्युबल हो जाती है? तो फिर से आपका रीजन होगा क्योंकि अमोनिया और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसलिए अमोनिया का कितना भी प्रोपोर्शन वाटर के अंदर डालें वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको उन क्वेश्चंस को क्या कर लेना है? उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेना है। और मैं तो ये कहूंगा कि आप सब लोग कम से कम एक एक क्वेश्चन को सर्च करके कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन लिखिएगा अपने से कि ये हमने एक हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन सर्च किया है। और जिसको क्वेश्चन नहीं आएगा वो हमसे क्वेश्चन पूछ भी लेगा, हम उसको क्वेश्चन का सलूशन बता देंगे। लेकिन कम से कम एक एक क्वेश्चन सर्च करके आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैंने ये क्वेश्चन सर्च किया है। ठीक है, तो ये आपका एक समझिए वर्क है जिसको आपको करना है, सो दैट आप थोड़ा सा फोकस्ड होकर के उस पर वर्क करिए। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से मैंने समझाया आपको कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। अब हम बात करने वाले हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। ठीक है, तो हमारा ये बॉन्डिंग जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो समझते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे काम करता है और क्या होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब मैंने बताया कि अगर कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही आपस में एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का अगर फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है तो फिर हम उस बॉन्ड को बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रेशियो हम समझाते हैं आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कैसे इंट्रा में होता है। पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये हमारा एक पहला एग्जाम्पल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में जो बॉन्डिंग होती है उसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यानी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होता है उसको देखिए ध्यान से। ये आपके पास बेंजीन है, ये बेंजीन है, ठीक। अब इस बेंजीन में ये वाली पोजीशन पे आप NO2 लगा दो, नाइट्रो। तो फिनॉल पहले हमको लिखना है, तो यहां पर OH लग गया। अभी ये क्या है? फिनॉल है। ध्यान से समझिएगा, ये क्या है? फिनॉल है। जब इसको बेंजीन बोलते हैं और बेंजीन के ऊपर यहां पर जब OH लग जाता है तो हम उसे फिनॉल कहते हैं। अब इस OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में जहां पर 60 डिग्री कंप्लीट होता हो, ये देखिए ये आपका 60 डिग्री कंप्लीट हो रहा है, 60 डिग्री यहां भी है और 60 डिग्री यहां भी है, तो इसे हम बोलते हैं ऑर्थो। ध्यान से समझिएगा, कौन सी पोजीशन बोलते हैं? ऑर्थो। यानी फंक्शनल ग्रुप जहां पर है उस फंक्शनल ग्रुप से 60 डिग्री पर ऑर्थो पोजीशन होती है।
अच्छा, इससे 120 डिग्री पे जब आप जाएंगे तो 120 डिग्री पे ये आपका बन जाता है 120 डिग्री, और इसे बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं? मेटा। और ये जो डायरेक्ट है वो कहलाता है पैरा। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा ये बन के तैयार हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो पिछले अभी हमने देख लिया कि ऑर्थो क्या होता है, मेटा क्या होता है और पैरा क्या होता है। यानी आपको ऑर्थो, मेटा और पैरा में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको अच्छे से समझ में आ गया व्हाट इज ऑर्थो, व्हाट इज मेटा, व्हाट इज पैरा। इज इट क्लियर? तो जिस पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है उससे 60 डिग्री पर आपको ऑर्थो मिलेगा, 120 डिग्री पर मेटा मिलेगा और 180 डिग्री पर पैरा मिलेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम समझ में आता है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि इसमें हमने बात करना है हमको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो पहले तो फिनॉल ले लीजिए। अब हमने फिनॉल ले लिया, फिनॉल का मतलब हो गया यहाँ से OH ग्रुप अटैच हो गया। अब ऑर्थो पे नाइट्रो लगा है, ऑर्थो पे, यानी ये ऑर्थो है और यहाँ पर नाइट्रो। नाइट्रो का मतलब होता है NO2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप? NO2 ग्रुप, इसे बोल सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए अगर मैं कहूँ तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। अब आप सोचेंगे ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। पता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे दिखाते हैं। तो अब क्या हुआ, ध्यान से देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, और यहाँ पर वैसे ही माइनस पहले से ही है, फिर भी हम दिखा देते हैं। तो इस माइनस और इस प्लस के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करने लगेगा। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये फोर्स होगा जिसे हम नाम दे देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अब अंतर क्या है, अब ये इंटरमॉलिक्यूलर नहीं है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर है। ये दो मॉलिक्यूल के बीच में नहीं, ये एक ही मॉलिक्यूल के बीच में, आपस में ही ऐसा हो रहा है। तो इसलिए इसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। अभी क्या कंफ्यूजन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ऐसा होगा तो बताओ, क्या ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोई लेना देना रखेगा? नहीं रखेगा। ये तो सब कुछ खुद से अकेले ही करने वाला है। तो जब सब कुछ ये अकेले ही करने वाला, ये किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं रखने वाला है, तो ऐसे केस में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका तुरंत कम हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे पैरा नाइट्रोफिनॉल ले लेते, ध्यान से देखिएगा, पैरा, तो पैरा कैसे बनेगा बेटा? ये हो गया आपका फिनॉल। क्या हो गया? फिनॉल। ये है इसकी पैरा पोजीशन। तो यहां से NO2 ग्रुप लगा दो, ये बन गया NO2। अब अगर ये NO2 बन गया तो ये पैरा, तो अब इसको हम कैसे करेंगे? तो मुझे फिर से एक दूसरा मॉलिक्यूल इसका लेना होगा, और सेकेंड मॉलिक्यूल लेने के बाद, ये इसका दूसरा मॉलिक्यूल हम बना रहे हैं। दूसरे मॉलिक्यूल में हम क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, और ये N, और ये डबल बॉन्ड O, और ये O माइनस, और ये प्लस। मैं यहाँ भी आपको बता दूं कि मान लो ये H है। तो ऐसे केस में क्या होने वाला है कि ये आपका स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज्ड है, और ये नेगेटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर और यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, तो इसे बोलेंगे भी हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और ये एक ही मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है, इसलिए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अभी ये बताओ कि आपको क्या इंटर और इंट्रा का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर या इंट्रा जो भी है, अगर इंट्रा होगा तो एक ही मॉलिक्यूल में लगेगा, और इंटर होगा तो अलग अलग। तो इस पे क्वेश्चन बनता है, व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस देन पैरानाइट्रोफिनॉल। या कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, आउट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल विच वन हैव स्मॉलर वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको बता देना है किसकी बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कम होगी, ऑर्थो वाले की, मतलब ये ऑर्थो की कम होगी, पैरा की ज्यादा। क्यों? क्योंकि ऑर्थो में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि पैरा में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो आई थिंक आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का केस समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने बताया आपको, कमेंट सेक्शन में आप एक बार जरूर एक एक क्वेश्चन सब लोग लिखेंगे, तो आपको क्या होगा, उससे दो चीजें होंगी। आप लोग जिसको नहीं आ रहा होगा तो वो नेक्स्ट उस क्वेश्चन को देख करके क्वेश्चंस के कलेक्शंस हो जाएंगे, और जिसको नहीं आ रहा होगा जो क्वेश्चन, तो वहीं पे लिख देगा, सर हमको ये क्वेश्चन बता दिए, तो हम अगले लेक्चर में आपको उस क्वेश्चंस को डिस्कस करके भी बता देंगे। तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, और इसको आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस के लिए, बाकी क्वेश्चन आप सर्च करिए, रीजन सबका होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है,
फिर अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आगे चल के कई जगह पे बहुत काम आने वाली है। तो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे कई जगह पे काम आएगी, तो उसके बिहाफ से आप उसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसमें फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा, तो हम वहाँ पर दोबारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पढ़ाएंगे, तो यहाँ पे पढ़ा दिए, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे अपने ये इसको कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसमें किसी को डाउट होगा तो बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू।